हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों की सीरीज़ में आज की अगली कहानी है भीख में। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी भीख में। खपरेल दलान में कंबल पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ वज्रराज मन लगाकर बातें कर रहा था। सामने ताल में कमल खिल रहे थे, उस पर से भीनी भीनी महक लिए हुए पवन धीरे धीरे उस झोपड़ी में आता और चला जाता। क्या कहती थी? मिन्ना ने कमल की केसरों को बिखराते हुए कहा। क्या कहती थी? बाबूजी परदेश जाएंगे, तेरे लिए नेपाली टट्टू लाएंगे। तू घोड़े पर चढ़ेगा कि टट्टू पर, पागल कहीं का। नहीं, मैं टट्टू पर चढ़ूँगा, वह गिरता नहीं। तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं अब रोता हूँ। अच्छा, पहले यह बताओ कि जब तुम कमाने लगोगे तो हमारे लिए क्या लाओगे? खूब ढेर सारा रुपया, कहकर मिन्ना ने अपना छोटा सा हाथ जितना ऊंचा हो सकता था उठा दिया। सब रुपया मुझको ही दोगे ना? नहीं माँ, माँ को भी दूंगा। मुझको कितना दोगे? थैली भर। और माँ को? वह बड़ी काठ वाली संदूक में जितना भरेगा। तब फिर माँ से कहो, वही नेपाली टट्टू लाल देगी। मिन्ना ने झुंझलाकर वज्रराज को ही टट्टू बना लिया। उसी के कंधों पर चढ़कर अपनी साध मिठाने लगा। भीतर दरवाजे में से इंदो झांक कर पिता पुत्र का विनोद देख रही थी। उसने कहा, मिन्ना, यह टट्टू बड़ा अड़ियल है। वज्रराज की यह विषमवादी स्वर किसी हंसी खटकने लगे। आज ही सवेरे इंदो से कड़ी फटकार सुनी थी। इंदो अपनी गृहिणी पद की मर्यादा के अनुसार जब दो चार खरी खोटी सुना देती तो उसका मन विरक्ति से भर जाता। उसे मिन्ना के साथ खेलने में, झगड़ा करने में और सलाह करने में ही संसार की पूर्ण भावमयी उपस्थिति हो जाती। फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है? यही बात उसकी समझ में नहीं आती। रोटी बिना भूखों मरने की संभावना न थी, किंतु इंदो को उतने ही से संतोष नहीं। इधर वज्रराज को निठल्ले बैठे हुए माली के साथ कभी कभी चुहल करते देखकर तो वह और भी जल उठती। वज्रराज यह सब समझता हुआ भी अनजान बना रहता था। उसे तो अपनी खपरेल में मिन्ना के साथ संतोष ही संतोष था, किंतु वह आज न जाने क्यों भिन्ना उठा। मिन्ना, अड़ियल टट्टू भागते हैं तो रुकते नहीं और राह कराह भी नहीं देखते। तेरी माँ अपने भीगे चने पर रोब गांठती है। कहीं इस टट्टू को हरी हरी दूब की चाट लगी तो? नहीं मिन्ना, रूखी सूखी पर निभा लेने वाले ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं मिन्ना, कह दो हाँ। मिन्ना घबरा उठा था। यह तो बातों का नया ढंग था। वह समझ न सका। उसने कह दिया, हाँ कर सकते हैं। चल देख लिया, ऐसे ही करने वाले, कहकर जोर से किवाड़ बंद करती हुई इंदो चली गई। वज्रराज के हृदय में विरक्ति चमकी। बिजली की तरह कौंध उठी घृणा। उसे अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ। वह पुरुष है या नहीं? इतना कसा घात, इतना संदेह और चतुर संचालन। उसका मन घर से विद्रोही हो रहा था। आज तक बड़ी सावधानी से कुशल महाजन की तरह वह अपना सूद बढ़ाता रहा। कभी स्नेह का प्रतिदान लेकर उसने इंदो को हल्का नहीं होने दिया था। इसी घड़ी सूद दर सूद लेने के लिए उसने अपनी विरक्ति की थैली का मुंह खोल दिया।
मिन्ना को एक बार गोद से चिपका कर वह खड़ा हो गया। जब गांव के लोग हलों को कंधे पर लिए घर लौट रहे थे, उसी समय वज्रराज ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जालंधर से जो सड़क ज्वालामुखी को जाती है, उस पर इसी साल से एक सिख पेंशनर ने लारी चलाना आरंभ किया। उसका ड्राइवर कलकत्ते से सीखा हुआ फुर्तीला आदमी है। सीधे साधे देहाती उछल पड़े, जिनकी मनौती कई साल से रुकी थी। बैलगाड़ी की यात्रा के कारण जो अब तक टाल मटोल करते थे, वे उत्साह से भरकर ज्वालामुखी के दर्शन के लिए प्रस्तुत होने लगे। गोटेदार ओढ़नियों, अच्छी काट की सलवारों, की ख्वाब की झकझकाती सदरियों की बहार आए दिन उसकी लारी में दिखाई पड़ती। किंतु वह मशीन का प्रेमी ड्राइवर किसी और देखता नहीं। अपनी मोटर, उसका हार्न, ब्रेक और मडगार्ड पर उसका मन टिका रहता। चक्का हाथ में लिए हुए जब वह पहाड़ी प्रांत में वह अपनी लारी चलाता, तो अपनी धुन में मस्त किसी की ओर देखने का विचार भी न कर पाता। उसके सामान में एक बड़ा सा कोट, एक कंबल और एक लोटा। हाँ, बैठने की जगह में जो छिपा हुआ बक्सा था, उसी में कुल रुपए पैसे बचाकर वह फेंकता जाता। किसी पहाड़ी पर ऊंचे वृक्षों से लिपटी हुई जंगली गुलाब की लता को वह देखना नहीं चाहता। उसकी कोसों तक फैलने वाली सुगंध वज्रराज के मन को भय देती, परंतु वह शीघ्र ही अपनी लारी में मन को उलझा देता और अब निर्विकार भाव से उस जनविरल प्रांत में लारी की चाल तीव्र कर देता। इसी तरह कई बरस बीते। बूढ़ा सिख उससे बहुत प्रसन्न रहता, क्योंकि ड्राइवर कभी बीड़ी तंबाकू नहीं पीता और किसी काम में व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करता। उस दिन बादल उमड़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी झीसी पड़ रही थी। वह अपनी लारी दौड़ाए पहाड़ी प्रदेश के बीचों बीच निर्जन सड़क पर चल रहा था। कहीं कहीं 2-4 घरों के गांव दिखाई पड़ते थे। आज उसकी लारी में भीड़ नहीं थी। सिख पेंशनर की जान पहचान का एक परिवार उस दिन ज्वालामुखी का दर्शन करने जा रहा था। उन लोगों ने पूरी लारी भाड़े पर कर रखी थी, किंतु अभी तक उसे यह जानने की आवश्यकता न हुई थी कि उनमें से कितने आदमी थे। उसे इंजन में पानी की कमी मालूम हुई कि लारी रोक दी गई। ब्रजराज बाल्टी लेकर पानी लाने गया। उसे पानी लाते देखकर लारी के यात्रियों को भी प्यास लग गई। सिख ने कहा, ब्रजराज, इन लोगों को भी थोड़ा पानी दे दो। जब बाल्टी लिए हुए वह यात्रियों की ओर बढ़ गया, तो उसको भ्रम हुआ कि जो सुंदरी स्त्री पानी के लिए लोटा बढ़ा रही है, वह कुछ पहचानी सी है। उसने लोटे में पानी उड़ेलते हुए अनमनस्क की तरह कुछ जल गिरा भी दिया, जिससे स्त्री की ओढ़नी का कुछ अंश भीग गया। यात्री ने झिड़क कर कहा, भाई जरा देख कर, किंतु वह स्त्री भी उसे कनखियों से देख रही थी। ब्रजराज शब्द उसके भी कानों में गूंज उठा था। ब्रजराज अपनी सीट पर जा बैठा। बूढ़े सिख और यात्री दोनों को ही उसका यह व्यवहार अशिष्ट सा मालूम हुआ, पर कोई कुछ बोला नहीं। लारी चलने लगी। कांगड़ा की तराई का यह पहाड़ी दृश्य चित्रपटों की तरह क्षण क्षण बदल रहा था। उधर ब्रजराज की आंखें कुछ दूसरे ही दृश्य को देख रही थी। गांव का वह ताल जिसमें कमल खिल रहे थे, मिन्ना ने निर्मल प्यार की तरह तरंगायित हो रहा था, और उस प्यार में विश्राम की लालसा। बीच बीच में उसे देखते ही मालती का पैर के अंगूठों के चांदी के मोटे छल्लों को खटखटाना, सहसा उसकी स्त्री का संदिग्ध भाव से उसको बाहर भेजने की प्रेरणा, साधारण जीवन में बालक के प्यार से जो सुख और संतोष मिल रहा था, वह भी छिन गया। क्यों संदेह न हो, हिंदुओं को विश्वास हो चला था कि ब्रजराज मालो
को प्यार करता है। और गांव में एक ही सुंदरी चंचल, हंसमुख और मनचली भी थी। उसका ब्याह नहीं हुआ था। हाँ, वही तो मालो, और यह ओढ़नी वाली, ये पंजाबी में असंभव नहीं तो वही है, ठीक ठीक वही है। वह चक्का पकड़े हुए पीछे घूमकर अपने स्मृति धारा पर विश्वास कर लेना चाहता था। ओह, कितनी भूली हुई बातें इस मुख ने स्मरण दिलाती। वही तो, वह अपने को न रोक सका, पीछे घूम ही पड़ा और देखने लगा। लारी टकरा गई एक वृक्ष से। कुछ अधिक हानि न होने पर भी, किसी को कहीं चोट न लगने पर भी सिक झल्ला उठा। बजराज भी फिर लारी पर न चढ़ा। किसी को किसी से सहानुभूति नहीं, तनिक सी फूल भी कोई सह नहीं सकता, यही ना। बजराज ने सोचा कि मैं ही क्यों ना रूठ जाऊं। उसने नौकरी को नमस्कार किया। बजराज को वैराग हो गया हो सो तो बात नहीं। हाँ, उसे गृहस्थ जीवन के सुख के आरंभ में ही ठोकर लगी। उसकी सीधी सादी गृहस्थी में कोई विशेष आनंद न था। केवल मिन्ना की अटपटी बातों से और राह चलते चलते कभी कभी मालती की चुहल से हल्के शरबत में 2 बूंदें हरे नींबू के रस की सी सुगंध तरावट में मिल जाती थी। वह सब गया। इधर कलकत्ते के कोलाहल में रहकर उसने ड्राइवरी सीखी। पहाड़ियों की गोद में उसे एक प्रकार की शांति मिली। 2-4 घरों के छोटे छोटे से गांवों को देखकर उसके मन में विरागपूर्ण दुलार होता रहा। वह अपनी लारी पर बैठा हुआ उपेक्षा से एक दृष्टि डालता हुआ निकल जाता। तब वह अपने गांव पर मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध ले लेता। किंतु नौकरी छोड़कर वह क्या जाने कैसा हो गया। ज्वालामुखी के समीप ही पंडों की बस्ती में जाकर रहने लगा। पास में कुछ रुपए बचे थे, उन्हें वह धीरे धीरे खर्च करने लगा। उधर उसके मन का निश्चित भाव और शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। कोई कहता तो उसका काम कर देता, पर उसके बदले में पैसा न लेता। लोग कहते बड़ा भला मानुस है। उससे बहुत से लोगों की मित्रता हो गई। उसका दिन ढलने लगा। वह घर की कभी चिंता न करता। हाँ, भूलने का प्रयत्न करता, किंतु मिन्ना। फिर सोचा अब बड़ा हो गया होगा ही। जिसने मुझे काम करने के लिए परदेश भेज दिया, वह मिन्ना को ठीक कर लेगी। खेती बाड़ी से काम चल ही जाएगा। मैं ही गृहस्थी में अतिरिक्त व्यक्ति था और मालती ना पहले उसके कारण संदिग्ध बनकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। उसी का फिर से स्मरण करते ही मैं नौकरी से छुड़ाया गया। वहाँ से उस दिन मुझे फिर उसका संदेह हुआ। वह पंजाब में कहाँ आती, उसका नाम भी न लूँ। इंदो तो मुझे परदेश भेजकर सुख से नींद लेगी, पर यह नशा 2 ही 3 वर्षों में उड़ गया। इस अर्थ युग में सब सबल जिसका है, वही उठी बोल गया। आज बज्रराज अकिंचन कंगाल था। आज ही से उसे भीख मांगना चाहिए। नौकरी न करेगा, हाँ भीख मांग लेगा। किसी का काम कर देगा तो यह देगा वह अपनी भीख। उसकी मानसिक धारा इसी तरह चल रही थी। वह सवेरे ही आज मंदिर के समीप ही जा बैठा। आज उसके हृदय से भी वही ही एक ज्वाला धक से निकलकर बुझ जाती है और कभी विलंब तक लपलपाती रहती है, किंतु कभी उसकी ओर कोई नहीं देखता। और उधर तो यात्रियों के झुंड जा रहे थे। चैत का महीना था। आज बहुत से यात्री आए थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में छोटा सा बालक लिए बढ़ गए। पीछे एक सुंदरी अपनी ओढ़नी संभालती हुई क्षण भर के लिए रुक गई थी। स्त्रियां स्वभाव की कोमल होती हैं। पहली ही बार पसारा हुआ हाथ खाली न रह जाए, इसी से बज्रराज ने सुंदरी से याचना की। वह खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम अब लारी नहीं चलाते? अरे वही तो ठीक मालती का सा स्वर।
हाथ बटोरकर बजराज ने कहा, कौन मालो? तो यह तुम ही हो बजराज। हाँ तो, कहकर बजराज ने एक लंबी सांस ली। मालती खड़ी रही। उसने कहा, भीख मांगते हो? हाँ, पहले मैं सुख का भिखारी था। थोड़ा सा मिन्ना का स्नेह, इंदो का प्रणय, 10-5 बीघे की काम चलाऊं उपज और कहे जाने वाले मित्रों की चिकनी चुपड़ी बातों में संतोष की भीख मांगकर अपने चिथड़ों में बांधकर मैं सुखी बन रहा था। कंगाल की तरह कोलाहल से दूर एक कोने में उसे अपनी छाती से लगाए पड़ा था, किंतु तुमने बीच में थोड़ा सा प्रसन्न विनोद मेरे ऊपर डाल दिया, वही तो मेरे लिए। ओहो पागल इंदो मुझ पर संदेह करने लगी। तुम्हारे चले आने पर मुझसे कई बार लड़ी भी। मैं तो अब यहाँ आ गई हूँ। कहते कहते वह भय से आगे चले जाने वाले सज्जन को देखने लगी। तो वह तुम्हारा ही बच्चा है ना? अच्छा अच्छा। कहते ही मालो ने कुछ निकाला उसे देने के लिए। बजराज ने कहा, मालो तुम जाओ, देखो वह तुम्हारे पति आ रहे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए मालो के पंजाबी पति लौट आए। मालती उस समय अनमनस्क, क्षुब्ध और चंचल हो रही थी। उसके मुंह पर क्षोभ, भय और कुतूहल से मिली हुई करुणा थी। पति ने डांट कर पूछा, क्यों, यह भिखमंगा तंग कर रहा था? पंडा जी की ओर घूमकर मालो के पति ने कहा, ऐसे उचक्कों को आप लोग मंदिर के पास बैठने देते हैं? धनी जजमान का अपमान भला वह पंडा कैसे सहता? उसने बजराज का हाथ पर घसीटते हुए कहा, उठ बे, यहाँ फिर दिखाई पड़ा तो तेरी टांग ही लंगड़ी कर दूंगा। बेचारा बजराज यहाँ धक्के खाकर सोचने लगा। फिर मालती, क्या सचमुच मैंने कभी इससे कुछ? और मेरा दुर्भाग्य, यही तो आज तक अयाचित भाव से वह देती आई है। आज उसने पहले ही दिन भीख में भी वही दिया। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।